हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन। और आज अपन डील करने जा रहे हैं जो बचा हुआ पोर्शन था पार्ट फोर्थ उत्तराखंड पे सीएचओ पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 4 डील करने जा रहे हैं। तो इससे पहले सभी अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए इसके साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अभी आज के बाद में आपको पेपर होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पेपर आईजीवे में आप अपने पास रख सकते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो इसका जो फियर ऑफ एनक्लोज स्पेस इज टर्म्ड एज ए फियर होता है, एनक्लोज स्पेस से डर लगता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया को नाम से जाना जाता है, यानी कि फियर होता है एनक्लोज स्पेस से, यानी कि एनक्लोज या क्लोज या बंद स्थानों से जिसे डर लगता है उसे क्लस्ट्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। एल्कोफोबिया का मतलब था, एल्को का मतलब पेन से डरना का, एक्रो का मतलब हाइट से फियर फ्रॉम हाइट, एंड जू का मतलब होता है कि अगर एनिमल से अगर फियर है तो उसे जूफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 76 का, वो सी है। इसके बाद में देखते हैं 77 का आंसर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईसीटी के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि एक फिजिकल थेरेपी होती है, पेन लेस होती है, और ये सीजर आने चाहिए जब भी आप ईसीटी लगाते हैं। और अगर सीजर आते हैं तो इसका मतलब है कि ईसीटी है वो इफेक्टिव। अगर सीजर नहीं आते हैं तो ईसीटी होती है इफेक्टिव नहीं होती। इसमें टॉनिक क्लोनिक सीजर लाया जाता है, यानी कि एक फिजिकल थेरेपी होती है जिसमें एक मशीन की मदद से इलेक्ट्रिकल करंट को पास किया जाता है बॉडी में, और उस दौरान ईसीटी में एक टॉनिक क्लोनिक सीजर लाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये मेनली आपके डिप्रेशन में या कामगार सिद्ध होती है। और अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि ईसीटी होती है वो मेन, इसका इंडिकेशन क्या होता है ईसीटी का? तो इसका फर्स्ट इंडिकेशन होता है सुसाइडल टेंडेंसी विद डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन के साथ सुसाइडल टेंडेंसी है तो इसका आंसर होगा, या प्रायोरिटी बेस जो आंसर होगा वो यही जाने वाला है। उसके बाद डिप्रेशन होगा, सिजोफ्रेनिया में लगा सकते हैं, मेनिया बीपीडी में लगा सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में इसको यूज किया जाता है, डिप्रेशन में करेंगे, लेकिन न्यूरोसिस में इसका यूज नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है जिसकी वजह से आईसीपी किसी भी तरीके से अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में ईसीटी होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जबकि मेनिया हुआ, डिप्रेशन हुआ, इनमें आप देते हैं ईसीटी लगाते हैं। जबकि डायबिटीज होता है वो उसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ईसीटी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज्ड आईसीपी होता है, और आईसीपी होता है वो 5 से लेकर के 15 mm ऑफ एचजी देखने को मिलेगा। आईसीपी का मतलब होता है कि सीएसएफ के द्वारा जो ब्रेन में एक प्रेशर जनरेट किया जाता है उसे आईसीपी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर। अगर किसी को मूड डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया एंड डिप्रेशन, मेनिया आता है तो मेनिया का जो मूड डिसऑर्डर होगा उसमें मूड डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो लिथियम होती है, यानी लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर्स के लिए। इसमें मेनिया की बात कर ले और लिथियम किस किस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है तो मेनिया, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, क्रॉनिक मेनिया की होगी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की होती है, या फिर आपका कीमोथेरेपी लेने की वजह से अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपेनिया है, ल्यूकोसाइट के नंबर कम हो गए हैं, तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लिथियम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिथियम होगा। इमिप्रामाइन होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती मूड डिसऑर्डर की। ये क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट होती है। क्लोरप्रोमाजिन होगी, क्लोरप्रोमाजिन और क्लोरप्रोमाजिन होती है सीपीजेड होती है, और सीपीजेड 1952 में डिस्कवरी की गई थी, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग थी ये। और कौन सी ड्रग है आपकी? टिपिकल होती है, हेलोपेरिडोल है। ये सबसे ज्यादा आपकी क्या करती है?
सबसे ज्यादा डोपामिन के लेवल को कम करती है, डोपामिन ब्लॉकर होती है या एंटी डोपामिन डोपामिन एंटागोनिस्ट होती है, डोपामिन के अगेंस्ट में काम करती है। तो डोपामिन के लेवल को क्या करेगी, कम कर देती है। तो इसकी वजह से सूडो पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है। फोटोटॉक्सिक होती है, यानी कि फोटो सेंसिटिव, फोटो से क्या होगा, ये फोटो जब भी अगर पर्सन होता है तो फोटो सेंसिटिव हो जाता है, जब ये लेता है तो उसको फोटो सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा लिथियम होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं कि डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल और मूवमेंट्स इज एसोसिएटेड विद, अगर किसी पर्सन में रिचुअल रिपीटेटिव मूवमेंट्स होता है तो उसका मतलब है कि उसको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड कंपल्सन होता है वो डिसऑर्डर होता है एक्टिविटी का। तो ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है, जबकि कंपल्सन है वो डिसऑर्डर होता है एक्टिविटी का। अब इसमें क्या होता है, पर्सन के माइंड में बार बार में ऐसे विचार आते हैं और उसको लगता है कि यानी कि वो अनवेलकम्स आइडिया आएंगे और उनको वो अनवेलकम आइडिया आते हैं पर्सन के माइंड में, बार बार रिपीटेटिव अनवेलकम आइडिया आएंगे जिनको कि पर्सन होगा वो चाह कर भी नहीं रोक पाता है और उसकी वजह से उसको एंजाइटी डेवलप होती है। तो एंजाइटी डेवलप होती है तो एंजाइटी को कम करने के लिए पर्सन बार बार में क्या करता है, एक्टिविटी करता है। और जब एक्टिविटी करेगा तो एक्टिविटी करने के बाद उस पर्सन की जो एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओसीडी होगा। इसका मतलब है ओसीडी, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80 डील करते हैं कि when is the वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं 81 पे। तो 81 का जो आंसर रहने वाला है कि विच इज द मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया का कौन सा टाइप होता है जो मोस्ट डेंजर होता है। सिंपल सिजोफ्रेनिया, हेबेप्रेनिक, पैरानोइड या कैटाटोनिक। तो सबसे डेंजर होता है कैटाटोनिक, एक्साइटमेंट होता है वो सबसे डेंजर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें कैटाटोनिक में भी कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है तो मोस्ट कॉमन का होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि विच इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का क्लिनिकल फीचर नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि डिप्रेशन का क्लिनिकल फीचर नहीं है। तो उसमें इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी, बी डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडिया, सैडनेस ऑफ मूड। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इंक्रीज एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो इंक्रीज एक्टिविटी नहीं होती है। बाकी डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडिया होगा, सैडनेस ऑफ मूड होता है, लेकिन एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, एक्टिविटी भी इसमें डिक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है वो ए रहने वाला है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस, का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा अगर किसी पर्सन को न्यूरोसिस है तो उसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो एंजाइटी होगी, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। तो एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द न्यूरोसिस पेशेंट में एंजाइटी देखने को मिलती है। और एंजाइटी होती है पर्सन को तो वो बार बार में एंजाइटी को रिजोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो 84 का जो आंसर रहने वाला है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज, यानी फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो रहा है उसको लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। तो जहां पर कुछ नहीं होता है फिर भी आपको महसूस होता है तो उसका मतलब होता है कि हेल्यूसिनेशन है पर्सन को। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए होगा हेल्यूसिनेशन। और हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन होता है और डिसऑर्डर होते हैं
परसेप्शन के, जबकि थॉट डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ द थॉट एट कंटेंट लेवल। थॉट इंसर्शन भी डिसऑर्डर है थॉट का, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हेल्यूसिनेशन है। डेल्यूजन में फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, जबकि इल्यूजन में मिस इंटरप्रिटेशन होती है। यहाँ यानी कि अगर किसी कोई वहां पर एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन उसका रॉन्ग परसेप्शन होता है, इल्यूजन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ए, हेल्यूसिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 85, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या रहता है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ट्रस्ट होगा। जहां पर ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वहां पर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होती है। ये आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, हर जगह आपने देखा है। सोना बाबू को लेकर भी आपने महसूस किया होगा कि अगर दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो वहां पर रिलेशनशिप नहीं रह पाती है। तो अब कोई सी भी रिलेशन हो उसको मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट यानी विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होता है, नॉलेज रहे ना रहे, प्रोफेशनलिज्म हो ना हो, मोटिवेशन हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है, बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता है। तो हमेशा जब तक ट्रस्ट नहीं होता है तब तक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रस्ट होगा। 86 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ ए लाउड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर किसी पर्सन का लाउड वन कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर लाउड वन लॉस हुआ है लाउड वन का, तो जो पर्सन को लेकर के जो प्रोसेस होगी यानी कि नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू लॉस ऑफ ए लाउड ऑब्जेक्ट। अगर किसी पर्सन का कोई लाउड या सबसे प्यारा अगर कोई चला जाता है तो वो जो रिएक्शन देखने को मिलती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है ग्रीफ के नाम से जाना जाता है। जहां पर पर्सन को एक साइकोलॉजिकल ट्रोमा होता है जो एक्चुअल में उसका लॉस होता है, और एक्चुअल जो लॉस होता है उसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रोमा होता है, उसे ग्रीफ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को बात करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और ये पेपर है वो बहुत जल्द आपका अपलोड कर लिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। ईयर में जो मेडिकेशन इंस्टिल की जाती है बॉडी कैविटी में, उसको किस नाम से जाना जाता है, आई में हो चाहे ईयर में हो, उसे इंस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इंस्टिलेशन होगा। इंजेक्शन होता है जो कि आपके इंजेक्शन के थ्रू जो मेडिकेशंस लगाई जाती है उसे इंजेक्शन रूट से कहते हैं। इनहेलेशन में अगर आप इनहेल करके या किसी वेपर के थ्रू आप अगर इनहेल करते हैं बॉडी में श्वास से, सांस के साथ में इनहेल कहते हैं, तो उसे इनहेलेशन रूट कहा जाता है। इनफिल्ट्रेशन और इनफिल्ट्रेशन होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 87 का वो इनहेलेशन इंस्टिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर ए है, इंस्टिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की नीचेस्ट पोजीशन इज आल्सो नोन एज। नीचेस्ट पोजीशन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा था उसमें कि अगर रेक्टल का एग्जामिनेशन करना है तो बेस्ट पोजीशन क्या होगी, उसमें बेस्ट पोजीशन नीचेस्ट पोजीशन होती है। और नीचेस्ट पोजीशन का नाम पूछा गया है, यानी कोरिलेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे कि नीचेस्ट पोजीशन कोई नाम दिया जाता है जेनु पेक्टोरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन की बात करें तो जो आपका एनिमा इंस्टिलेशन के लिए पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगी। या रेक्टल एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पोजीशन की बात पूछी जाए रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए जेनु पेक्टोरल पोजीशन होगी, जिसे नीचेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं कि एनीमा का इंस्टिलेशन करना है और उसमें लेफ्ट लैटरल पोजीशन और सिम्स पोजीशन दोनों दी जाती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको आंसर करना होता है सिम्स पोजीशन। और सिम्स पोजीशन होती है वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन
लेफ्ट लैटरल प्रोन पोजीशन होती है, यानी लेफ्ट लैटरल से प्रोन साइड में थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, उसे सिम्स पोजीशन के नाम से जाना जाता है। लिथोटॉमी पोजीशन में क्या होता है, ये लिथोटॉमी पोजीशन होती है, आइडियल पोजीशन होती है फॉर लेबर के लिए या डिलीवरी के लिए। जो बेस्ट पोजीशन होती है, आइडियल पोजीशन होती है, लिथोटॉमी पोजीशन होगी। फाउलर पोजीशन होती है, उसमें पर्सन को बिठाया जाता है फाउलर पे, यानी कि अप टू 60 से लेकर, फाउलर होगा 45 से 60 एंड हाई फाउलर होती है 60 से लेकर के 90 डिग्री के एंगल पर पर्सन को बिल्कुल आपके सीटिंग पोजीशन में रखा जाता है, ताकि उसको कार्डियक और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनसे आसानी से उसको एयर का इनफ्लो हो सके। तो इसके लिए फाउलर पोजीशन यूज की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज एनोरेक्सिया, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी को एनोरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट को नाम दिया गया है एनोरेक्सिया। अफेजिया का मतलब होता है, अफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू, अफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्वेलोविंग। पॉलीफेजिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव ईटिंग करेगा। ओलिगोफेजिया का मतलब होगा कि बहुत कम ईटिंग करता है, तो उसे ओलिगोफेजिया के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। 90 का आंसर देखते हैं कि एज इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव पेशेंट से प्री ऑपरेशन से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है, और ये जिम्मेदारी होती है आपके सर्जन की होती है, नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें आंसर होगा, तो किस लिए लिया जाता है, तो वो लीगल इम्प्लीकेशन, जब भी आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स होती है उनको डील करने के लिए, उस पर्सन में अगर कोई बाद में दिक्कत होती है तो उसको डील करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है। तो ये नहीं कि इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा या कोई फॉल नहीं होगा, बिल्कुल सभी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन अपने आप का बचाव करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट लेना जरूरी होता है। और इन्फॉर्म कंसेंट होता है वो सर्जन की क्या होती है, या सर्जन या फिजिशियन की क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें नर्सिंग स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस अगेंस्ट ए पेशेंट चेस्ट टू हियर बोथ, चेस्ट और हार्ट साउंड सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, तो बहुत ही सिंपल, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, हार्ट के साउंड को सुना जाता है, लब डब की आवाज या अपने सोना बाबू की जो दिल की धड़कन होती है उसको सुनने के काम आता है स्टेथोस्कोप होगा। ऑटोस्कोप होता है, वो विजुअलाइजेशन करते हैं, ऑटो मतलब कान का विजुअलाइजेशन करने के लिए या ईयर का एग्जामिनेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ऑटोस्कोप कहलाता है। स्पाइगमो मैनोमीटर से बीपी का मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्पाइगमो मैनोमीटर कहलाएगा। टेलीस्कोप, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 91 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पीआरएन। पीआरएन का मतलब क्या होता है, पीआरएन का मतलब होता है प्रोरिनाटा। प्रोरिनाटा का मतलब होता है कि जब भी आपको जरूरत होती है तब आप मेडिसिन देते हैं उसे, व्हेन रिक्वायर्ड या व्हेन नीडेड, तो इसे कहते हैं पीआरएन। पीआरएन में जो एडवाइज ऑर्डर होता है वो नहीं होता है, उसे इमीडिएटली देते हैं, स्टेट में देते हैं, लेकिन जब रिक्वायर होती है तब देते हैं। यानी एसओएस में जो मेडिसिन लिखी हुई होती है उसे पीआरएन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। व्हाट शुड द नर्स बी केयरफुली इन द ड्रग order to give the safe medication, what should the nurse read carefully in the drug order को पढ़ेगी सेफ मेडिकेशन के लिए, तो ड्रग एंड पेशेंट का नेम पढ़ेगी, ड्रग डोज एंड रूट देखेगी, डेट एंड सिग्नेचर देखेगी। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ अबव, यानी कि 5 जो राइट्स होते हैं उनका ध्यान रखती है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा 93 में वो डी होगा। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं कि द एक्टिविटी रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की जाती है, तो उसमें ईसीजी का चेंजेस होता है वो पल्स ऑक्सीमीटर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन और एसपीओ2 देखा जाता है, तो उसमें नहीं देखा जाता है वो होता है कि
ईसीजी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर रहने वाला है कि कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन है, जो कोलैप्स होती है पल्स उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वाटर हैमर पल्स इज नोन एज द कोलैप्सिंग पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वाटर हैमर पल्स इज नोन एज द कोलैप्सिंग पल्स। और इसमें ऐसा लगता है तो कि कभी कभी तो तेज वाली फुल वॉल्यूम की पल्स आएगी और कभी बिल्कुल लो वॉल्यूम पल्स आती है, तो इसे कोलैप्सिंग पल्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि किसी पानी के टैप पर या पानी के नल पर किसी ने हथौड़ा मारा हो, तो कभी ये ऑर्टिक जो ऑर्टिक का ओर्टा होता है, और ओर्टा में क्या देखने को मिलता है, अगर ऑर्टिक स्टेनोसिस होता है तो उसमें ये चीज देखने को मिलती है। इसमें ऑर्टिक स्टेनोसिस में ये वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका तो सी रहने वाला है। 96 के देखते हैं 96 में कि द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग द रेस्पिरेशन इन ए रेस्पॉन्सिव पर्सन में रेस्पिरेशन को असेस करने का बेस्ट मेथड क्या होता है, लुक लिसन एंड फील। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है लुक लिसन एंड फील, देखो सुनो और उसको फील करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 96 का लुक लिसन एंड फील होगा। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं 97, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रिविएशन ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप के लिए कौन सी एब्रिविएशन यूज की जाती है, तो ड्रॉप के लिए जो एब्रिविएशन यूज की जाती है जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है ड्रॉप्स। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका जीटीटी सी होगा। 98 क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, द नर्स इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द एम्पिसिलिन टीआईपी पर ओरल, द नर्स शुड गिव द मेडिकेशन। तो इसका टीआईपी का मतलब होता है टीआईपी का मतलब होगा 3 टाइम्स ए डे ऑरली। ऑरली देना है इसको 3 टाइम ए डे, दिन में 3 बार देना है, ओरली देना है 3 टाइम ए डे। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है बी होगा 3 टाइम ए डे, दिन में 3 बार देना है, ऑरली देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा 3 टाइम ए डे। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व द साइड, यानी कि जो टेक्निक वो कौन सी फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक होती है जो आंखों से देख करके यूज की जाती है, जिसमें आंखों से नंगी आंखों से देखकर उसका पता लगाते हैं। तो इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, पर्सन को कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें पर्सन अपनी आंखों से या विजुअल एग्जामिनेशन से पता लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहने वाला है इंस्पेक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका इंस्पेक्शन रहने वाला है। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने जिस तरीके से इसको डील किया है, पूरे टॉपिक को कवर किया है अच्छे से, हर टॉपिक के पूरे जो भी आपके चारों के चारों ऑप्शन को डील करवाया है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो जो भी अपन ने रैशनल डील किया है उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को एज इट इज मिलेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं और आप इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में मेहनत करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और टेलीग्राम चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जल्दी से वहां पर आपको ये इसका जो भी नोटिफिकेशन है, यानी कि इसका पीडीएफ है उत्तराखंड सीएचओ का, ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है, हम वहां पर डाल देंगे, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।